Shubhashish Shiksha, this is Neeraj Sharma for Education and Publish, and I am a learner with you, a learner of science, a learner of maths. We are handling the first chapter of chemistry, which is some fundamental and basic concepts. We will be dealing with some mathematical concepts also, we will be dealing with the 7 fundamental units. All other units are derived from these 7 fundamental physical quantities. A physical quantity is any quantity which is measurable, which understood है. फिजिकल का मतलब ही है जिसको टच किया जा सकता है, जिसको फील किया जा सकता है. ओके, मास केजी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं. ये एक प्रोटोटाइप है जो सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स उनके ऑर्गेनाइजेशन के पास रखा होता है. इसको एक प्रोटोटाइप बोलते हैं. They had a standardization, they had a method to preserve 1 kg. That prototype was given to all. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आजकल तो वेट्स तो है नहीं, तो उन्होंने क्या किया हुआ, डिजिटलाइजेशन कर दिया है इसका. आज जितनी भी आपके पास वेइंग मशीन है वो सारी की सारी डिजिटल हैं. तो अंडरस्टूड है उनके अंदर किसके अंदर रिलेशन होगा, करंट और प्रेशर. करंट और प्रेशर. अभी आप ये डिस्कस करेंगे कि प्रेशर एक्सर्ट करने से क्या फर्क पड़ता है. इसमें सेंसर लगे होते हैं, सेंसर पॉइंट्स लगे होते हैं. जैसे उनके ऊपर प्रेशर करता है, डिपेंडिंग अपॉन द टोटल फोर्स एक्सर्टेड, वो करंट को बढ़ाता और घटाता है, जिसकी वजह से हमारे पास एक डिजिटल रीडिंग आती है. आपने इन डिजिटल वेइंग मशीन्स को लगभग हर जगह देखा है, रेडीज पे भी, सब जगह. और ये कैसे काम करती है, यही क्वेश्चन, यही जिज्ञासा आपको आगे लेके जाएगी कि हाउ डज इट वर्क, इसकी एप्लीकेशन क्या है. जब आप एप्लीकेशन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तब आपको पता चलता है कि ये ऐसे फंक्शन करता है, ये फंक्शन है, ये सारे फंक्शंस हैं. ऑल दीज आर फंक्शंस. आपको कि फंक्शन का मतलब क्या होता है. देखिए आपने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सबने किया हुआ है. ये लीनियर फंक्शन की इक्वेशन है जिसमें m इज द स्लोप, c इज द कांस्टेंट. ओके, जिसको आप इंटरसेप्ट पे बोलते हो. x एंड y, x इज independent variable and y depends upon x. That means x maps to y. यदि आप इसी को आप लिख दो y is equal to x square minus 2x plus 3. अब ये बेसिकली दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन. क्वाड्रेटिक फंक्शन क्यों है, क्योंकि इसकी ऑर्डर 2 है. इन सभी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको करनी है. ये ग्राफ आपके सिलेबस में आएंगे और आपको ग्राफ रीड करना आना चाहिए, राइट. ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को आप ग्राफिकल फॉर्म में करेंगे, उनके ग्राफिकल फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे, एलिप्सिस को डिस्कस करेंगे, हाइपरबोला करेंगे, राइट. ये सभी चीजें आप करेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली, जैसे जैसे आप प्रोसीड करेंगे. एंड एंजॉय इट. ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है. ये वाकई ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी आपके यूज हो रही है डिफरेंट ऑपरेशंस में, जहां पे रोबोटिक्स का यूज है, जहां पे लेजर का यूज है. अब वर्ड आ गया लेजर. आपको पता होना चाहिए लेजर क्या है. लेजर, आई विल बी टचिंग इट नाउ सून. व्हाट इज लेजर इन द सेकंड पार्ट, इन द सेकंड सेशन ऑफ द सेम सेशन. टाइम को हम टाइम निकालते कैसे, 1 सेकेंड हमने कैसे निकाला. 1 सेकेंड बेसिकली सीजियम की ग्राउंड स्टेट के ऊपर हमने इसको निकाला. स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से हम ये सारे काम करते हैं. धीरे धीरे आप स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगी, लेकिन अभी नहीं आएगी आपके सिलेबस में. स्पेक्ट्रोमीटर बार बार वर्ड आएगा, राइट. जो भी अभी एक्सरे पैटर्न्स आएंगे जब आप सेकंड चैप्टर करेंगे, तो आपको आएगा कि किसी भी सब्सटेंस का एक पैटर्न होता है. अब हमें कैसे पता चला कि सन के ऊपर ये सारे एलिमेंट्स हैं. अब सन के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं, जब सन से लाइट आती है तो हम क्या करते हैं, हम उस लाइट का पैटर्न क्रिएट करते हैं. उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. उसका एक सेक्शन तो विजिबल है, यानी कि विबग्योर, VIBGYOR, जिसमें रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम, और वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और वेवलेंथ सबसे कम. जो वायलेट से ऊपर है उसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट, और जो इससे नीचे है उसको हम बोलते हैं इंफ्रा रेड, राइट.
ये डिफरेंट इस स्पेक्ट्रम के ऊपर, तो हमने क्या किया, हमने इन सभी एलिमेंट्स के एक्साइटेड स्टेट में पैटर्न्स क्रिएट कर दिए। अब आप कहेंगे एक्साइटेड स्टेट क्या होती है? हमने क्या किया, जब हम सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं तो वो पहले एनर्जी गेन करता है, और जब वो उस एनर्जी को रिलीज करता है, तो और उस एनर्जी रिलीज को हम प्रिज्म से पास करते हैं। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ प्रिज्म। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रिज्म, लेकिन मान लीजिए हम उसको एक फंडामेंटल बनाते हैं कि प्रिज्म से पास करते हैं, ओके, या उसको डाइफ्रैक्ट कराते हैं अराउंड द कॉर्नर। अराउंड द कॉर्नर का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये एक एज है, इसके अराउंड डाइफ्रैक्ट कराते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी हुई है? वेव प्रॉपर्टी है ये। जब डाइफ्रैक्ट कराएंगे या जब हम उसको पास करेंगे, रिफ्रैक्ट करवाएंगे, तो वो अपनी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं। क्या बोलते थे इसको हम प्रिज्म के अंदर? डिस्पर्शन। डिस्पर्शन में हमने क्या किया, हमने एक लाइट पास की, लाइट का कलर, लाइट के पास ऑल 7 कलर्स हैं। जैसे लाइट प्रिज्म से पास करती है, प्रिज्म से पास करते ही लाइट अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, राइट? क्या बोलते हैं इसको? स्पेक्ट्रम। पहला, फिर दूसरा। जब हम इसको यहां पे स्पेक्ट्रम क्रिएट करते हैं, अब इसमें जो सबसे ज्यादा होगा, जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, वो जब से ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, सबसे ज्यादा। ये पाथ है, ये इसका स्टैंडर्ड पाथ है, राइट? जी इसका एक्चुअल पाथ है। यदि ये प्रिज्म यहां ना होता तो यहां पे निकलता है ये। अब इसमें से ये जो सबसे कम कर रहा है ये तो रेड है, और जो सबसे ज्यादा कर रहा है वायलेट। तो ये पैटर्न बनता है यहां पे। डिफरेंट टाइप्स के प्रिज्म्स हैं। जब आप पढ़ते जाएंगे, इट इज गोइंग टू बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। तो कैसे डाइफ्रैक्शन पैटर्न भी बनाएंगे हम, रिफ्रैक्शन पैटर्न भी बनाएंगे, एक्साइटेड स्टेट से पैटर्न भी बनाएंगे। इन सभी पैटर्न्स को जब हम इसके ऊपर, इस स्केल के ऊपर देते हैं, लेट अस कॉल इट अ स्केल, ओके, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसका एक पार्ट तो विजिबल है, जो इनविजिबल पार्ट है, उसमें से जो जिनकी फ्रीक्वेंसी वॉयलेट से ज्यादा है उनको बोलते हैं अल्ट्रा वॉयलेट है वो, और जिनकी फ्रीक्वेंसी रेड से कम है, तो जब फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। V इज इक्वल टू एफ लैम्डा लिख देते हैं। वैसे एफ को हम लिखते हैं न्यू, फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वेलोसिटी के हिसाब से हम देखें तो जब वेवलेंथ घटती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और जब वेवलेंथ बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी घटती है। तो ये अल्ट्रावायलेट सेक्शन है, ये इंफ्रारेड सेक्शन है। अभी आप देखिए, आपका जो माइक्रोवेव है, आपका जो रिमोट कंट्रोल है, वो इंफ्रारेड से चलता है, सिग्नल ट्रांसफर करता है। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे ट्रांसफर करता है? तो हर सिग्नल एक फंक्शन है। हर सिग्नल का, जब हम वो सिग्नल, एक एमिटिंग यूनिट है सिग्नल का, एक रिसीविंग यूनिट है। मान लीजिए आपका फ्रिज या आपका एसी या आपका जो टीवी है या एलईडी है, यदि वो रिसीविंग यूनिट है तो वो उस सिग्नल को जिस बटन से वो आया है उसको डिसाइफर करता है फंक्शन के अकॉर्डिंग, और उस टेक्निकल पर्टिकुलर, आपने मान लीजिए सेटिंग करनी है, आपने चैनल बदलना है, ये सारे के सारे फंक्शंस से होता है, और ये सब फंक्शंस हैं, दे आर ऑल फंक्शंस, ओके। किसी ने यदि तुम्हारे से कोई ये पूछे कि पॉलिनोमियल्स का पर्पस क्या है, पॉलिनोमियल्स ही फंक्शंस हैं। जितनी भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं उनको जब हम स्टडी करते हैं तो हम पॉलिनोमियल्स के थ्रू स्टडी करते हैं। आपने पहले सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल किया, फिर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया, फिर आपने पॉलिनोमियल विद ऑर्डर 3 किया, 10th में आपने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकाले। लेकिन अभी आपने इनके ग्राफ डिस्कस नहीं किए, जो कि अब आप 11th में डिस्कस करेंगे। मैथ्स इज, आई लव मैथमेटिक्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपका इंटरेस्ट ही आपको आपकी मंजिल तक लेके जाता है, आपका इंटरेस्ट और फोकस। लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि अभी हमें डिटेल में डिस्कस नहीं करना। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये आपके सेकंड चैप्टर में आता है। तो जब हमने
किसी भी ग्राफ के बीच का डिस्टेंस निकाला हमने, उस टाइम को, ट्रांजिशन टाइम का नाम रख दिया 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। उसके बाद आया टेम्परेचर, केल्विन रख दिया उसका नाम। केल्विन क्या है? ट्रिपल पॉइंट का 1/273.16। ट्रिपल पॉइंट क्या है? यदि हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस इस फिजिकल स्टेट्स को डिस्कस करते हैं, तो सॉलिड में हम कहते हैं कि ऑल पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली बाउंड विद स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वी कैन कॉल इट कोहेसिव फोर्स, ओके, जो सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स है, ओके। जिस भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा है, मान लीजिए रूम टेम्परेचर कहते हैं 25 डिग्री या 20 डिग्री को रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर लिखा हुआ मैंने एनटीपी एसटीपी, ओके, राइट। ये 273 केल्विन, ओके, राइट। उसके बाद टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होगा? ऑटोमेटिकली 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है? जस्ट वेट, आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू। नॉर्मल टेम्परेचर, जो नॉर्मल प्रेशर है, उसको हम 1 एटमॉस्फेयर के बराबर मानते हैं। 1 एटमॉस्फेयर का मतलब ये है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन अ पर्टिकुलर एरिया। लिक्विड प्रेशर के और मर्करी को हम यूज करते हैं इस प्रेशर को मापने के लिए। आपने देखा होगा हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर है, 2 फॉर्म से है, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक, जिसको हम मेजर करते हैं, ओके, राइट। सॉलिड स्टेट में पार्टिकल स्ट्रांगली बाउंड है। जब ट्रांजिशन आता है, किस पॉइंट पे आता है? मेल्टिंग पॉइंट पे। टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते ट्रांजिशन आता है। ट्रांजिशन किस पॉइंट पे आता है? मेल्टिंग पॉइंट पे। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी, और फिर हम कहते हैं लेटेंट हीट, फिर हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। थर्मोडायनेमिक्स में कभी स्टडी करोगे आप इसको, हीट में तो कर ही चुके हो आप स्टडी, ओके। और फिर हम कहते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट। जहां पे भी वर्ड स्पेसिफिक लगता है, इसका मतलब फॉर अ यूनिट मास, ओके। ये इसको जहां पे भी स्पेसिफिक वर्ड लगेगा, इसका मतलब मास स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, वहां पे यूनिट मास के लिए होगा वो, ठीक है। जैसे हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर। किसमें मेजर करेंगे? कैलोरीज में। और 1 कैलोरी किसके इक्वल है? 4.2 जूल्स के इक्वल, ओके। ये आपने किया हुआ है, राइट। घबराना नहीं भी किया होगा तो हम दोबारा करेंगे। ये सभी नोट्स आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिलेंगे, जिसका जो लिंक है वो मैंने कमेंट्स में डाल रखा है। एवरीथिंग विल बी अवेलेबल देयर, स्लोली एंड ग्रेजुअली ईच एंड एवरीथिंग, डीपीपी से लेकर सब कुछ आपको वहां पे अवेलेबल होगा। जब मेल्टिंग पॉइंट आता है तो चेंज ऑफ स्टेट होता है। इनकी जैसे एनर्जी बढ़ेगी, कौन कौन सी एनर्जी है यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जब एक सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में होता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक कम है तो सही। लेकिन सॉलिड्स में द पार्टिकल वाइब्रेट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन, वो ऐसे करता है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव नहीं करता, क्योंकि फोर्स उसको बाइंड करके रखता है। जैसे ही चेंज ऑफ स्टेट होता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट होगा, जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट आता है, मेल्टिंग पॉइंट जैसे ही आएगा, ये सब्सटेंस जो है वो लूजन अप होगा, एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की ज्यादा हो गई, लेकिन टेम्परेचर कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए वाटर ले लीजिए, हम कहते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस, और ये लिक्विड भी 0 डिग्री सेल्सियस पे चेंज होता है, ओके। अब वो कहते हैं कि यहां तक टेम्परेचर बढ़ रहा था, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर नहीं बढ़ा। जब तक चेंज ऑफ स्टेट होता रहा, टेम्परेचर नहीं बढ़ा। जब तक चेंज ऑफ स्टेट होता रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। हीट गेन हो रहा है, हीट गेन किसके इक्वल हो रहा है? लेटेंट हीट के बराबर। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, जैसे सॉलिड टू लिक्विड, तो क्या बोलेंगे उसको? लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, ओके। और फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है मेल्टिंग। यहां पे एक क्वेश्चन बनता है कि जब चेंज ऑफ स्टेट होता है तो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता?
टेम्परेचर का रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी से। जब भी सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन यदि वो एनर्जी काइनेटिक की बजाय पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाए तो टेम्परेचर की फॉर्म में चेंज दिखाई नहीं देगा, हमें राइजिंग टेम्परेचर नहीं होगा। इसीलिए जब चेंज ऑफ स्टेट होता है तो सब्सटेंस की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, मतलब द पार्टिकल्स नीड एनर्जी टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती तो चेंज इन टेम्परेचर भी नहीं होता, चेंज इन टेम्परेचर भी नहीं होता। ओके, अब देखिए फिर ये लिक्विड है, लिक्विड लेट्स से वाटर है। अब फिर क्या हुआ, वाटर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, हमने फिर टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया। क्या हो रहा है, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम 1 डिग्री टू अनदर और फ्रॉम इनिशियल टेम्परेचर। तो ये काम हमने 100 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया। जब 100 डिग्री सेल्सियस तक किया, अब यहां पे तो क्या था, यहां पे तो आ रहा था फ्यूजन, और यहां पे क्या होगा, वेपोराइजेशन, दैट इज बॉइलिंग। यहां पे क्या होगा, बॉइलिंग, अनदर चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। यहां पे क्या होगा, बॉइलिंग। अब फिर वही बात, यहां पे टेम्परेचर बदल रहा है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बदल रही है। लेकिन जैसे ही चेंज ऑफ स्टेट आता है, मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट आता है, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट जब आएगा तो जब बॉइलिंग पॉइंट पे चेंज ऑफ स्टेट होगा, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में कन्वर्ट होगा तो चेंज इन टेम्परेचर नहीं दिखाई देगा हमें। क्वेश्चन वही फिर आता है कि चेंज ऑफ स्टेट इज टेकिंग प्लेस बट टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग। क्यों, वही सेम रीजन, क्योंकि जब चेंज ऑफ स्टेट होता है तो एनर्जी इज स्टोर्ड, पार्टिकल बिल्कुल फ्री हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, उनके पास इतनी एनर्जी आ गई कि यदि यहां पे डिस्टेंस x था, यहां पे 1.5 से लेके 3 टाइम्स x हो गया, और यहां पे 10 से लेके 15 टाइम्स x, इस डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग में, 10⁻⁸ ओके, आर्मस्ट्रॉन्ग में मेजर करते हैं, ये यूनिट है डिस्टेंस का, पार्टिकल्स के डिस्टेंस के बीच में। ओके राइट। अब जैसे ये अलग हुआ फिर वही क्वेश्चन आया कि चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, जब चेंज ऑफ स्टेट होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जितनी भी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर नहीं हो रही, वो पार्टिकल्स, इट इज हेल्पिंग द पार्टिकल्स टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। इस केस में क्या हुआ, पार्टिकल्स टोटली फ्री हो गए। ये सारे रिलेटेड मैं जान करके इन टॉपिक्स को साथ साथ ले रहा हूं ताकि आपका एक तरह से रिवीजन भी हो जाए और एक क्लैरिटी भी आ जाए आप उसके अंदर। ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस डायरेक्टली सॉलिड से उनको बोलते हैं सब्लिमेशन, कि वो सब्लाइम कर जाते हैं, सब्लिमेशन। ये सब यू कैन कॉल देम एबीसी ऑफ केमिस्ट्री, एबीसी ऑफ साइंस। उसके बाद केल्विन आ गया। केल्विन मैं आपको छोटे से ग्राफ की हेल्प से समझा देता हूं, जहां पे भी स्पेसिफिक लग जाएगा। स्पेसिफिक का मतलब फॉर अ यूनिट मास, हम कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट फॉर अ यूनिट मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर हम कहते हैं चेंज स्पेसिफिक लेटेंट हीट, the amount of heat energy required to convert 1 unit of a solid into liquid or 1 unit of a liquid into gaseous state। और ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट वाटर के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है, वाटर इज द ओनली कंपाउंड विच एग्जिस्ट एट द सेम टेम्परेचर इन ऑल 3 स्टेट्स। यानी कि यदि आपका टेम्परेचर, वहां पे आपको वेपर भी मिल रहे हैं, वहां पे सॉलिड भी है और वहां पे लिक्विड भी है, तीनों स्टेट्स, उस पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी इस कहते हैं एलिक्सिर ऑफ लाइफ है वो, और जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सॉल्वेंट्स और सॉल्यूशंस की फॉर्म में होती हैं, मैक्सिमम रिएक्शन। क्योंकि जो आयनिक चेंजेस होती हैं, आपने किया हुआ आयनिक चेंज क्या होता है, आपने आयनिक कंपाउंड किया था 10th के अंदर, ध्यान रखिएगा 9th और 10th के फंडामेंटल्स की वो एआई कहती है कि एआई पे लिखा होता है नीचे, जब आप गूगल पे जाते हो कि डाइव डीपर इन द टॉपिक। अब आपको सभी टॉपिक्स के अंदर यू हैव टू डाइव डीपर, उसकी सुपरफिशियल स्टडी नहीं करनी है। आपने अब क्वेश्चन आंसर से बाहर आ गए, आप हर कंसेप्ट की एप्लीकेशन है, हर कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स हैं।
फिर करंट, करंट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, करंट की क्या डेफिनेशन की थी आपने, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ओके, लेकिन करंट का यूनिट निकाला कैसे, हमने दो कंडक्टर्स लिए विद ऑलमोस्ट यूनिट वेरी स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उनके बीच में डिस्टेंस रखा, डिस्टेंस रख के फोर्स लगाया, और उस फोर्स में जितना इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट या जितना चार्ज मूव किया उसका नाम हमने रख दिया 1 एम्पियर। एम्पियर करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। हम कहते हैं कि 1 एम्पियर दैट इज इक्वल टू 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज flows through a conductor in a unit time, that is 1 second. When 1 coulomb of charge flows through a conductor in a unit time. Okay, right? ये आप ये बड़ा ध्यान रखना है कि ये चीजें सारी की सारी यूटिलाइज होनी है, तो ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट फंडामेंटल यूनिट है मोल, 1 मोल। 1 मोल, वैसे तो मोल उसको बोलते हैं छछूंदर को, एक जानवर होता है लंबी सी नाक वाला, ठीक है, राइट। लेकिन 1 मोल का मतलब क्या होता है, देखिए 1 एटॉमिक मास यूनिट। हमें मास को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड चाहिए था, वो किसके बराबर होता है, 6C12। ये कार्बन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं। हम किसी भी सब्सटेंस को जिसके ज्यादा आइसोटॉप है या दूसरा आइसोटॉप की परसेंटेज ज्यादा हो, हम उसको कभी भी एज अ स्टैंडर्ड नहीं ले सकते। यूनिट हमेशा यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब उसकी वेरिएबल वैल्यूज नहीं हो सकती, ठीक है, राइट। तो C12, मान लीजिए हम कहते हैं कि हाइड्रोजन को हमने एक यूनिट ले लिया, ले ही नहीं सकते। कैसे नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। आइसोटॉप का मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये, और ये चीजें अब बार बार बताई भी नहीं जाएंगी, कोई रिविजन होगा नहीं। जो एक बार करोगे, हो सकता है अटेंशन ना होने की वजह से रहा हो, बट एवरीथिंग विल बी अवेलेबल, ऑल दीज नोट्स विल बी अवेलेबल टू यू। उसके बाद जो लास्ट पार्ट इसके अंदर आता है 1 मोल। 1 मोल का मतलब ये हुआ कि ये जो 0.012 इसका कितना मास है, 12 ग्राम। अब देखिए यहां पे आया मास नंबर, यहां पे आया एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ इसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, 12। यदि हम जितने पार्टिकल्स 0.012 इतने कार्बन में हैं, कौन से कार्बन में, 6C12 में, उसको हमने 1 मोल कर दिया, राइट। इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोल दिया, एवोगैड्रो नंबर, n, एवोगैड्रो नंबर, इसको एवोगैड्रो नंबर बोल दिया हमने। ओके, राइट। इसको हम बार बार यूज करेंगे 1 मोल को। मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 2, 1 गुना 12, 2 गुना 16, कितना हो गया, 12, 20, 32, 44। अब इसको रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड है। हम कहते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट 44 एटॉमिक मास यूनिट है, 44 एटॉमिक मास यूनिट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल 1/12 ऑफ कार्बन के कितना गुना है, 44 गुना। 1/12 ऑफ कार्बन का कितना गुना है, 44 गुना। जबकि हमने 1/12 ऑफ कार्बन को क्या बता दिया, 1/12 ऑफ कार्बन वाज टेकन एज 1 AMU। ओके, राइट। हमने कहा सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, 1 32 into 16, so 2 32 16 4 just 64, टोटल कितना हो गया, 98 का। अब देखो ध्यान से दोनों के, इसको यदि हम ये कहते हैं 44 ग्राम, अब 44 ग्राम 1 मोल के बराबर है, 6.022 into 10 raised to power कितना, 23 एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं इसको। ओके,
राइट। तो यदि हम इसका 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। यदि हम इसको कहते हैं कि इसका मास मॉलिक्यूलर मास 44 एटॉमिक मास यूनिट है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 molecule of carbon dioxide is 44 times 1/12 of carbon atom. This is taken as a carbon unit or 1 unit. Right? सल्फ्यूरिक एसिड, यदि हम कहें कि इसका मॉलिक्यूलर मास 98 है एटॉमिक मास यूनिट, तो इसका मतलब ये हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल कार्बन 1/12 ऑफ कार्बन का कितने गुना है, 98 गुना। यदि हम इसको ग्राम लगा दें साथ में, इसको बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नॉर्मली मॉलिक्यूलर मास जब भी लिखते हैं तो उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास की तरह ही काउंट करते हैं, तो हम इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास लगा दें तो ये ऐसे बनेगा। इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, ये कितने का वेट है, 1 मोल का, 1 मोल का वेट है। 1 मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। ओके राइट। जो लास्ट पार्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी। लास्ट पार्ट इसका है कैंडेला, ल्यूमिनोसिटी। अब तो देखिए हर जगह एलईडीज हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स। अभी और आए, अब देखो आपके जो जिस फोन से मैं शूट कर रहा हूं या जिस फोन को आप देखते हो, कभी भी किसी भी दुकान पे जाके आप उसकी डिस्प्ले लेके आना, ब्रोकन डिस्प्ले, क्या दिखेगा आपको, बहुत कुछ। यदि आपके घर पे टच स्क्रीन है तब देखिए क्या, क्योंकि जब भी आप किसी भी पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए लैपटॉप है आपके पास या टच स्क्रीन है, इस पॉइंट को दबाते हो तो इसके कोऑर्डिनेट्स ऐसे चले जाते हैं। मान लीजिए आपने मीडिया प्लेयर का आइकन यहां रखा हुआ है, राइट। तो जैसे आप इस पे सिंगल क्लिक या डबल क्लिक करते हो, ये कोऑर्डिनेट जाते हैं। सिस्टम को पता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये बटन है, ये बटन है, नाउ इट्स अ बटन, दिस आइकन इज अ बटन नाउ। कैंडेला ल्यूमिनोसिटी को मेजर करता है। अब देखिए आप जाते हो बाजार में, वो पूछता आपसे कि कितने का दूं जी, 10 वॉट का एलईडी दूं या 20 वॉट का दूं, 36 का दूं, कितने का दूं, 31 का दूं, कितने का दूं। अब होता क्या है, जैसे जैसे उसकी वॉटेज बढ़ेगी, देखो वॉटेज, वोल्टेज, फर्क है इसके अंदर, फर्क है। वोल्टेज लगभग ऑलमोस्ट सभी जितने भी हमारे कार के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो 12 वोल्ट पे काम करते हैं, सभी के सभी डीसी वोल्ट के, डीसी और एसी दोनों आपने किया हुआ है 10 सेट के अंदर, एसी और डीसी। वॉटेज का मतलब है टोटल एनर्जी। मैं कहता हूं मेरे पास एक आयरन है, आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में क्या फर्क है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो मिली एम्पियर्स में करंट को यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एम्पियर्स में मेजर करते हैं। 1 मिली इज इक्वल टू 10⁻³ 1000। May God bless science, and don't forget to subscribe and like my channel, YouTube channel. You know who told me this? My granddaughter. She is Pratyusha. She is very intelligent and she is here. May God bless her. She was shooting for me today. May God bless her, and may God bless all of you, because she is going to become an engineer, a doctor, a research scientist one day. So, hello doctors, hello engineers, hello research scientists. See you in the next video. Thank you. Let me correct myself. I said engineers, doctors, and research scientists. But my favorite, commerce students, lawyers, chartered accountants, management experts who are running the whole industry, who are running this business, who are managing everything from markets to human resource. May God bless every child, every parent. Take care, please. And like, subscribe.